आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ के लिए आज सुबह 10 बजे फिर से बुलाया है। खबर है कि रिया चक्रवर्ती को उनके भाई शोविक और सुशांत के कर्मचारी सैमुअल मिरांडा के सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। रिया समेत तमाम आरोपियों से पूछताछ में कुछ नए नाम सामने आए हैं। एनसीबी उन नामों को फिर से पूछताछ करके वेरीफाई करेगी, फिर सभी को समन करेगी। एनसीबी रिया, शोविक और सैमुअल मिरांडा पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। इससे पहले कल रिया से 8.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी, जबकि रविवार को 6 घंटे सवाल जवाब का सिलसिला चला था। एनसीबी की रिया से पूछताछ का आज तीसरा दिन है। सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए बुलाया। 8 घंटे तक एनसीबी के अधिकारी रिया से पूछताछ करते रहे। एक दिन पहले ही रिया को 10 बजे तक एनसीबी के दफ्तर पहुंचने को कह दिया गया था। इसीलिए सुबह करीब 9 बजे ही रिया के घर मुंबई पुलिस के अधिकारी पहुंच गए। आज भी जिस तरह से एनसीबी ने उन्हें बुलाया है कि 10 बजे उन्हें एनसीबी दफ्तर पहुंचना है, तो इसी को देखते हुए पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। थोड़ी ही देर में रिया की गाड़ी बिल्डिंग से बाहर निकली और पुलिस की गाड़ियों के साथ एनसीबी दफ्तर की तरफ बढ़ने लगी। ये सामने जो जीप है जिसका इस्तेमाल रिया चक्रवर्ती जो है हमेशा से करती आई हैं, उसी जीप में बैठकर रिया चक्रवर्ती पुलिस सुरक्षा के बीच जो है वो एनसीबी दफ्तर के लिए निकल चुकी है। एनसीबी दफ्तर से थोड़ी दूर लगी बैरिकेडिंग से पहले ही गाड़ियां रुक गईं और कार से उतारकर रिया पैदल ही दफ्तर के अंदर गई। रिया एक जैकेट पहने दिखी, जिसके हुड से उन्होंने सिर को ढके रखा, चेहरे पर मास्क भी लगाए रखा। एनसीबी दफ्तर के अंदर जाते वक्त रिया के हाथ में एक बैग भी दिखा। सूत्रों के मुताबिक पहले से गिरफ्तार सैमुअल मिरांडा, जैद और शोविक के सामने बैठाकर रिया से पूछताछ की गई। सुबह ही एनसीबी ने तीनों की मेडिकल जांच भी कराई। 2 अलग अलग गाड़ियों में बैठाकर तीनों को मुंबई के जेजे अस्पताल ले जाया गया। खबर है कि एनसीबी की पूछताछ में पहले ही दिन रिया पर कानूनी शिकंजा कस गया। एनसीबी को उम्मीद है कि रिया से पूछताछ में केस की कई अहम कड़ियों को जोड़ने में मदद मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक जब शोविक के सामने बिठाकर रिया से पूछताछ की गई तो रिया ने रोना शुरू कर दिया। रिया ने यह कबूल किया कि दीपेश से रिया ने मार्च 2020 और अप्रैल 2020 में ड्रग्स मंगवाए थे। रिया ने ड्रग्स डीलर बासित से 5 बार मुलाकात की बात भी कबूल की। इन 5 में एक बार रिया और बासित की मुलाकात एक फिल्म की शूटिंग के सेट पर हुई थी। सैमुअल मिरांडा के मुताबिक रिया खुद भी ड्रग्स का सेवन करती हैं, लेकिन पूछताछ में रिया ने इस बात से इनकार किया। रिया ने साफ किया कि वो केवल सिगरेट पीती हैं, उन्होंने कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया। रिया ने यह भी बताया कि सुशांत के फार्म हाउस में अक्सर पार्टी हुआ करती थी, जिनमें कई कलाकार ड्रग्स का सेवन करते थे। रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका, मीतू सिंह और दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के एक डॉक्टर के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया, साथ ही अपने बयान भी दर्ज करवाए। रिया करीब 6 घंटे तक बांद्रा पुलिस स्टेशन में रही। रिया ने अपनी शिकायत में सुशांत की बहन प्रियंका पर फर्जी मेडिकल पर्ची बनवाने समेत कई आरोप लगाए, उनके खिलाफ जांच की मांग की। रिया का दावा है कि जिस समय दिल्ली में ये दवाई लिखी गई उस समय सुशांत मुंबई में थे, लेकिन नियमों के मुताबिक ऐसे दवाई नहीं लिखी जा सकती है। वहीं रिया की ओर से दर्ज करवाया गया केस मुंबई पुलिस ने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुशांत केस की जांच सीबीआई कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह साफ कहा गया था कि जब भी इस मामले में कोई केस दर्ज होगा तो उसकी जांच सीबीआई करेगी। ऐसे में जो कल केस रिया ने दर्ज करवाया था सुशांत की बहनों के खिलाफ, वो अब सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। बहन प्रियंका ने सुशांत की दवाइयां बदली, ये रिया ने एफआईआर में कहा है। और यह भी कहा गया है कि जब दवाई बदली गई थी उस वक्त सुशांत का अपनी बहन के साथ झगड़ा हुआ था। सुशांत से झगड़े की वजह से 8 अप्रैल को रिया ने घर छोड़ा था। तो तमाम बातें रिया ने एफआईआर में कही हैं। रिया की तरफ से सुशांत सिंह की बहन प्रियंका सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने पर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने एतराज जाहिर किया। उन्होंने यह भी साफ किया कि मुंबई पुलिस को इस मामले में किसी भी तरह की कोई शिकायत लेने का अधिकार नहीं है। आज रिया की तरफ से एक मुंबई पुलिस, बांद्रा पुलिस को एक कंप्लेंट दी गई है। अगर बांद्रा पुलिस इस कंप्लेंट को एक्सेप्ट करती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन होगा और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। और अगर बांद्रा पुलिस अगर इसको आगे बढ़ाना चाहेगी तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा करके सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत की जांच कर रही एम्स के डॉक्टरों की टीम ने सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाए। सूत्रों के मुताबिक एम्स की टीम ने पोस्टमार्टम करने वाले मुंबई के कूपर अस्पताल से सवाल पूछे कि सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम इतनी जल्दबाजी में क्यों किया गया और इस केस में हत्या की थ्योरी को क्यों नकारा गया। साथ ही यह सवाल भी पूछा गया कि खुदकुशी करने वाले की गर्दन के ऊपर की तरफ निशान पड़ता है, जबकि सुशांत की गर्दन पर उस जगह निशान नहीं था, तो फिर किस आधार पर यह मान लिया गया कि सुशांत ने खुदकुशी की होगी।
कूपर अस्पताल से यह भी पूछा गया कि जब सुशांत का शव पोस्टमार्टम के लिए लाया गया तो वो किस हालत में था। कंगना को केंद्र से Y+ सुरक्षा मिलने के बाद महाराष्ट्र में सियासत और तेज हो गई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक बार फिर कंगना रनौत पर बड़ा हमला बोला है। शिवसेना ने सामना में लिखा कि महाराष्ट्र के शहीदों के अपमान को कैसे सहन कर सकते हैं। यही नहीं, शिवसेना ने आगे लिखा कि मुंबई में खा पी कर तर हुई एक अभिनेत्री मराठी अस्मिता पर कुल्ला कर रही है, यह सहन नहीं किया जाएगा। साथ ही सभी राजनीतिक दलों से कंगना के खिलाफ आवाज बुलंद करने की अपील की गई है। इतना ही नहीं, इशारों में कंगना की तुलना मानसिक रूप से बीमार महिला से की गई है। सुशांत सिंह केस में अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत को केंद्र की तरफ से सुरक्षा मुहैया करा दी गई। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने कंगना को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है, जिसके तहत कंगना की सुरक्षा में 11 CRPF के जवान तैनात रहेंगे। बताया गया कि कंगना पर खतरे को ध्यान में रखते हुए खुफिया एजेंसियों से रिपोर्ट तलब की गई थी, जिसके आधार पर ही गृह मंत्रालय ने उन्हें सुरक्षा देने का फैसला लिया। साथ ही हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने भी ऐलान किया कि कंगना की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, जिसके बाद कंगना ने ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कंगना रनौत को सुरक्षा दिए जाने का फैसला उद्धव सरकार को रास नहीं आया और इसके मंत्री विजय वडेट्टीवार ने इस फैसले को महाराष्ट्र का अपमान बता दिया। महाराष्ट्र के पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं, अगर ये भाजपा उनको मदद करती है और उसको देश प्रेमी बताती है तो महाराष्ट्र की भूमि के साथ कंगना भी गद्दारी कर रही है और भारतीय जनता पक्ष भी कर रहा है। ब्रिटेन की सेना में डिफेंस कीर्तन जत्थे की शुरुआत हुई। ब्रिटेन की सेना में सिख समुदाय के जवानों ने डिफेंस कीर्तन जत्थे की शुरुआत की। इसकी शुरुआत पहले विश्व युद्ध की उन तस्वीरों से प्रेरित होकर की गई जिनमें कुछ सिख समुदाय के सदस्य फ्रांस में कीर्तन करते दिख रहे थे। सूत्रों के मुताबिक सुशांत केस में सीबीआई को अब तक हत्या किए जाने का सबूत नहीं मिला। हालांकि सीबीआई इस मामले में नेपोटिज्म और दूसरे एंगल से भी जांच करेगी। पश्चिम बंगाल के नादिया में एक छात्र की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। इस छात्र के परिवार वालों ने दावा किया कि चीन के ऑनलाइन मोबाइल गेम PUBG पर रोक से वो काफी परेशान था और यही वजह रही कि उसने आत्महत्या कर ली। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और कोरोना काल में बुजुर्गों के लिए खास इंतजाम करने की मांग की गई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी राज्यों से बुजुर्गों के लिए किए गए इंतजामों की जानकारी मांगी। सूरत में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि ड्राइवर कार छोड़कर वहां से फरार हो गया। MP के बड़वाली में बैंक से एक लड़का नगद रुपए चुराकर भाग निकला। आरोप है कि उसने 1 लाख रुपए पर हाथ साफ किए और वहां से फरार हो गया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि वहां पहुंचे लोगों की आड़ में ये लड़का काफी देर तक खड़ा रहा और जैसे ही उसे मौका मिला उसने वहां से खिसककर अंदर की तरफ जाना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने वहां मौजूद एक महिला का इस्तेमाल किया। वो महिला जब अंदर गई तो वो भी पीछे पीछे चल दिया। पलक झपकते ही उसने नगद रुपए उठाए और वहाँ से गायब हो गया। वो बच्चा 1 लाख रुपए लेके बब फरार हो गया। उसके पीछे मैं लगा भी पर वो हाथ में नहीं आया। वहाँ मौजूद एक कर्मचारी की इस लड़के पर जैसे ही नजर गई, उसने तुरंत सबको ये बताने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के वेतन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अपना विरोध जताने के लिए इन लोगों ने पहले पदयात्रा निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के पार्षद सिविक सेंटर के बाहर धरने पर बैठ गए। लेकिन पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती वहां से उठा दिया और हिरासत में ले लिया। इससे पहले पुलिस ने उन्हें कोरोना से जुड़े नियम याद दिलाए, लेकिन उन लोगों पर किसी भी बात का असर नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस वालों ने उनमें कई को घसीटते हुए अपनी गाड़ी में बैठाया। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल थीं और वो धरना खत्म न करने की बात पर अड़ी हुई थीं। उन्होंने पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी की। यही वजह रही कि उन पर भी सख्ती की गई। पुलिस यहाँ से जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उन्हें उठा रही है। पार्टी के जो पार्षद है दुर्गेश पाठक को देखिए किस तरह से पुलिस खदेड़ कर हिरासत में ले रही है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने निगम कर्मचारियों को वेतन देने की मांग की और बीजेपी को घेरने की कोशिश की, क्योंकि तीनों निगमों में बीजेपी सत्ता में है। हमारा एक ही मांग है, या तो तनख्वाह दो नहीं तो इस्तीफा दो। दिल्ली के तीनों निगमों के कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है। इस मुद्दे पर वो निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली नगर निगम को मिलने वाले फंड के मुद्दे पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें कोरोना से जुड़े नियम टूटते नजर आए।
बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार की और दिल्ली नगर निगम का पूरा फंड रिलीज नहीं किया गया, जिसकी वजह से कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला। और इसीलिए दिल्ली बीजेपी के कई बड़े नेता सिविक सेंटर के बाहर इकट्ठा हुए। उन्होंने केजरीवाल सरकार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन इस दौरान कोरोना से जुड़े किसी भी नियम का पालन होता नजर नहीं आया। आलम यह था कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पार्टी के दूसरे नेता सिविक सेंटर के बाहर एक दूसरे से चिपककर बैठे नजर आए। यही नहीं, आदेश गुप्ता के भाषण के दौरान भी 2 गज की दूरी दूर दूर तक नहीं दिखी। जिस समय सिविक सेंटर के बाहर बीजेपी नेता इकट्ठा हुए, वहां दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी भी मौजूद थे, इसलिए वहां काफी भीड़ हो गई, जिसकी वजह से पुलिस की चुनौती बढ़ गई। नौबत यह आ गई कि उसे पदयात्रा निकालने पर अड़े बीजेपी नेताओं पर जोर जबरदस्ती करनी पड़ी। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने आदेश गुप्ता समेत पार्टी के दूसरे नेताओं को जबरन अपनी गाड़ी में बिठाया और हिरासत में ले लिया। पूरे प्रोटेस्ट की आप तस्वीर देखिए कि कोई भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करता हुआ नजर नहीं आएगा। ये मार्च निकालने की कोशिश की गई तो सभी को अब पुलिस बस में डिटेन कर ले जा रही है। निगम कर्मचारियों के वेतन के मुद्दे पर हुए इस प्रदर्शन में दिल्ली के तीनों नगर निगमों के मेयर और बीजेपी पार्षद शामिल हुए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है एलएसी से। खबर है कि लद्दाख में चीन ने फिर घुसपैठ की कोशिश की है, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। चीन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की ये कोशिश पेंगोंग झील के पास की है, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। तो चीन ने एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की है और आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों में ये दूसरा मौका है जब चीन ने घुसपैठ की कोशिश की है और ये जानकारी चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए मिली है। हालांकि भारतीय सेना ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। 5 भारतीय नागरिकों के लापता होने के मामले में चीन ने कुछ भी जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। कुछ रोज पहले अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक ने दावा किया था कि राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में चीनी सेना के जवानों ने 5 भारतीयों को अगवा कर लिया है। दावा यह भी किया गया कि अगवा किए गए 5 लोग भारतीय सेना के लिए दुर्गम इलाकों में सामान की ढुलाई का काम करते थे। इस घटना के बाद भारतीय सेना की तरफ से कथित तौर पर अगवा किए गए लोगों के बारे में चीन से जानकारी मांगी गई, लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर दिया गया। हद तो तब हो गई जब चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बता दिया। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में बीते 2.5 महीने से लापता एक बिल्डर के परिवार वालों ने कैंडल मार्च निकाला। बताया गया कि बिल्डर विक्रम त्यागी 26 जून को ऑफिस जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन तब से घर नहीं लौटा और पुलिस को भी अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला, जिससे खफा इस बिल्डर के परिवार वालों और जानने वालों ने मिलकर इलाके में कैंडल मार्च निकाला। इन लोगों ने गुस्से में वहां की जा रही बैरिकेडिंग को भी हटा दिया और सड़क पर पहुंचकर रास्ता जैम कर दिया। इनमें कुछ लोग सड़क पर भी बैठ गए और लगातार पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। ये प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे, जिन पर गुमशुदा बिल्डर की तस्वीर बनी दिखी और उसके नीचे लिखकर ये पूछा गया कि उसे इंसाफ कब तक मिलेगा। पुलिस के सुस्त रवैये से खफा बिल्डर के परिवार वालों ने अपने घर के चिराग को जल्द घर वापस लाने की मांग की। पुलिस की नाकामी है, एक आदमी की नाकामी है। या तो मेरे भाई को लेके आ जाए वापस, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं चाहता। प्रदर्शन की वजह से जैम हुई सड़क को कुछ पुलिस वाले खुलवाने की कोशिश में जुट गए, ताकि उस रास्ते से गुजरने वालों को कोई दिक्कत न हो। जापान के दक्षिणी हिस्सों में आए हैशिन नाम के तूफान ने लोगों को खौफ से भर दिया। जापान में पिछले 1 हफ्ते में आया ये दूसरा सबसे ताकतवर तूफान रहा, जिसने जापान के दक्षिणी हिस्सों में जमकर तबाही मचाई। जापान के तीसरे सबसे बड़े द्वीप चूशू में तो 4 लाख से ज्यादा घरों की बिजली चली गई। वहां से सामने आए एक वीडियो में एक ट्रांसफार्मर में तेज धमाका होते हुए भी देखा गया। 216 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं ने लोगों को दहशत से भर दिया। तूफान इतना भयानक था कि लोगों के घरों के खिड़की दरवाजे चकनाचूर हो गए। समुद्र के पास वाले इलाकों में तो भारी बारिश भी हुई। ओकिनावा और कागोशिमा में भी हाइशिन नाम के तूफान ने लोगों को डरा दिया। वहां 50 से ज्यादा लोग इसमें घायल भी हो गए। इस तूफान को देखते हुए दक्षिण कोरिया में भी चेतावनी जारी कर दी गई। एमपी के बड़वानी में बैंक से एक लड़का नगद रुपए चुराकर भाग निकला। आरोप है कि उसने 1 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया और वहां से फरार हो गया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि वहां पहुंचे लोगों की आड़ में ये लड़का काफी देर तक खड़ा रहा और जैसे ही उसे मौका मिला उसने वहां से खिसककर अंदर की तरफ जाना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने वहां मौजूद एक महिला का इस्तेमाल किया। वो महिला जब अंदर गई तो वो भी पीछे पीछे चल दिया,
पलक झपकते ही उसने नकद रुपए उठाए और वहां से गायब हो गया। वो बच्चा 1 लाख रुपए लेके वह फरार हो गया। उसके पीछे मैं लगा भी पर वो हाथ में नहीं आया। वहां मौजूद एक कर्मचारी की इस लड़के पर जैसे ही नजर गई, उसने तुरंत सबको ये बताने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जेडीयू से जारी तल्खी के बीच एलजेपी बिहार में 143 उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। इस सिलसिले में दिल्ली में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान के आवास पर पार्टी के बिहार संसदीय बोर्ड की एक बैठक हुई, जिसमें सभी सदस्यों से 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने पर चर्चा हुई। खबर है कि जल्द ही बिहार संसदीय बोर्ड इन सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट चिराग पासवान को सौंप देगा। इसके अलावा बैठक में एक प्रस्ताव भी पास किया गया, जिसमें यह तय किया गया कि बिहार चुनाव में गठबंधन पर फैसला चिराग पासवान ही लेंगे। प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति पर राज्यपालों से चर्चा की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राज्यपालों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने नई शिक्षा नीति की तारीफ की और इसे देश की शिक्षा नीति करार दिया। ये शिक्षा नीति सरकार की शिक्षा नीति नहीं है, ये देश की शिक्षा नीति है। दिल्ली के नांगलोई समेत कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी में राहत मिली। हालांकि कुछ जगहों पर बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। मुंबई में बीएमसी की एक टीम कंगना के दफ्तर पहुंची और वहां का नाप लिया। इससे जुड़ा एक वीडियो कंगना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया। साथ ही बीएमसी पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। यही नहीं, कंगना ने अपना दफ्तर टूटने की भी आशंका जताई है। बीएमसी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आके अब कंगना के ऑफिस की जांच कर रहे हैं। कोरोना संकट के बीच कंबोडिया में स्कूल फिर खुल गए। स्कूलों में छात्रों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। स्कूल पहुंचने पर छात्रों के शरीर का तापमान मापना जरूरी है। यही नहीं, क्लासरूम में भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया है। फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में वो अपने कुत्ते के साथ कसरत करते हुए दिखाई दिए। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में गोलाबारी की है। पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए राजौरी के सुंदरबनी इलाके में रिहायशी इलाकों में फायरिंग की है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के राजौरी में मोर्टार दागे गए हैं, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच हुई एक मुठभेड़ में कई घंटों तक चली ये मुठभेड़। ये आतंकी वहां एक मकान में छिपे हुए थे, जिसकी खबर मिलते ही सुरक्षा बल ने मकान को चारों तरफ से घेर लिया। वहां से सामने आए एक वीडियो में मुठभेड़ के दौरान गोलियों का भी शोर सुनाई दिया। संकरी गलियां और आसपास कई मकान होने की वजह से आतंकियों ने चकमा देकर भागने की भी कोशिश की। हालांकि जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हो गए। ये मुठभेड़ वहां काफी देर तक चली। गुंजान आबादी वाला ये इलाका है और साथ ही यहाँ पे एक नदी भी बह रही है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद मिलिटेंट यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुए हों। मुठभेड़ के दौरान आसपास के घरों में फंसे लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में चलती कार में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार को आग की लपटों ने घेर लिया। गनीमत ये रही कि कार चला रहे ड्राइवर ने आग लगते ही कूदकर जान बचाई। कार में आग लगने की सूचना के बाद दमकल की गाड़ी वहां पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। यूरोप के देश बेलारूस में कुछ अज्ञात हमलावरों ने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों पर हमला करने वाले लोगों को वहां के राष्ट्रपति का समर्थक बताया गया, जिनके हमले के डर से कई प्रदर्शनकारी वहां से भाग खड़े हुए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक हमलावर जमीन पर लेटे एक प्रदर्शनकारी को बड़ी बेरहमी से पीटता दिखा। इसके अलावा कुछ हमलावरों ने वहां की दुकानों में भी तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों के गुस्से को शांत करवाने में जुटी पुलिस के सामने इन हमलावरों ने नई चुनौती खड़ी कर दी। फिर तुरंत ही बेलारूस की राजधानी मिन्स्क की सड़कों पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। कोई हमलावर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा तो उसने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से प्रदर्शनकारी ज्यादा भड़क गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने कतार बनाकर सड़क पर मार्च किया और हालात सामान्य करने की कोशिश की। बेलारूस में राष्ट्रपति चुनाव के बाद से ही हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं और अब तक वहां इन प्रदर्शनों में कई लोग घायल हो चुके हैं। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच फिर मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। जिस बदमाश को पकड़ा गया है, मुठभेड़ के समय उसके पैर में गोली लग गई, जिसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। बताया गया कि चेकिंग के समय पुलिस ने मोटरसाइकिल से जा रहे 2 बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी।
जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। एक बदमाश अबरार जो गैंगस्टर में पूर्व से ही वांछित था, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था, वो गिरफ्तार किया गया। उसके पैर में गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल भेजा गया है। एक बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल हुआ है। इसके लिए कॉम्बिंग टीम तलाश कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एलएसी से खबर है कि लद्दाख में चीन ने फिर घुसपैठ की कोशिश की है, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। चीन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की ये कोशिश पेंगोंग झील के पास की है, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। तो चीन की तरफ से फिर से घुसपैठ की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों में ये दूसरा मौका है जब चीन ने घुसपैठ की कोशिश की है। इससे पहले 29 अगस्त की रात को भी चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी, और ये हाल चीन का तब है जब भारत और चीन के रक्षा मंत्री के बीच 5 सितंबर को बातचीत हुई है, और माना यह जा रहा है कि भारत के विदेश मंत्री भी चीन के विदेश मंत्री से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अब ये खबर की घुसपैठ की कोशिश की गई है। संदीप हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। संदीप, लगातार चीन घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 दिनों में ये दूसरा मौका है, और ये हाल तब है जब रक्षा मंत्रियों की, दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच बातचीत हो चुकी है, विदेश मंत्रियों की भी बातचीत हो सकती है। बिल्कुल, देखिए जसप्रीत, चीन की तो फितरत है, हमेशा से ही वो इस तरीके की स्थितियां पैदा करता है जिससे कि अगला देश जो यानी कि भारत जो है वो बैकफुट पे आ जाए। क्योंकि जिस तरीके से हालात अभी बने हुए हैं उसमें तो देखकर ये साफ लग रहा है कि सोची समझी साजिश के तहत जो है चीन ने इस घुसपैठ की कोशिश को अंजाम दिया था। 29-30 को भी हुई थी और 31 को भी। आपको बता दूं 3 अलग अलग ऐसे पीक थे जिन पीक के आसपास जो है चीन के तकरीबन 40-40 सैनिक जो है वो पहुंचे थे और उन पीक पर जो है कब्जा करने की कोशिश में थे। लेकिन उस वक्त भी जो है भारतीय सेना ने सीधे तौर पर उनको सही भाषा में समझा दिया था। उसके बाद जब कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी, उस कमांडर लेवल की बातचीत में भी जो है ये साफ कर दिया गया था कि चीन जो है अपने सैनिकों को हद में रखे। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो है जो हालात बने हुए हैं दक्षिण पेंगोंग के इलाके में, वहाँ जो है स्थितियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। खुद जो है सेना प्रमुख भी आके उन्होंने दौरा किया था, चुशुल के आसपास के इलाकों का दौरा किया था। उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट में यही कहा था कि हालात जो है बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है वहाँ पे। तो ये बात तो साफ है कि चीन अब पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि उन चोटियों पे जहाँ पे कि भारतीय सेना इस वक्त काबिज है, उनको जो है वहाँ से हटाकर जो है खुद कब्जा करे। साथ ही कुछ ऐसी पीक्स जो है जिनमें उसको लगता है कि इस जगह पर पहुँचकर जो है अगर वो पहुँच जाते हैं तो एडवांटेज पोस्ट पे पहुँच जाएंगे और इक्विवेलेंट टू इंडियन फोर्सेस हो जाएंगे। तो शायद यही वजह है कि इस तरीके की कोशिशें लगातार जो है चीन की तरफ से की जा रही हैं। तो आपने बात कही थी कि रक्षा मंत्रियों के बीच में बातचीत हुई। रक्षा मंत्रियों के बीच में जब बातचीत हुई उसके बाद जब पहला स्टेटमेंट जो है चीन की तरफ से जारी किया गया था उनके रक्षा मंत्री के हवाला देते हुए, तो भी उन्होंने यही बात कही थी कि ये एलएसी पर जितने भी हालात जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब बिल्कुल अब संदीप, आपने रक्षा मंत्रियों की बातचीत का जिक्र किया, विदेश मंत्री भी आज मॉस्को जाने वाले हैं, जयशंकर, और चीन के विदेश मंत्री से बातचीत हो सकती है। विदेश मंत्री के रवाना होने से पहले ठीक ये घुसपैठ की खबर, तो क्या ये चीन की रणनीति का हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए ये तो हमेशा से ही चीन करता आया है, इस तरीके की रणनीति को अपनाता आया है। जब भी कोई ऐसा इंटरनेशनल लेवल का कोई टॉक्स होती हैं या दोनों देशों के जो लीडर्स हैं वो मिलते हैं, तो उससे पहले कहीं ना कहीं एक बातचीत की मेज़ पे आने से पहले कोई एक ऐसा इशू जो है वो शुरू कर दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके के स्टेटमेंट जो है वेस्टर्न थिएटर कमांड की तरफ से आया है और उन्होंने ये साफ किया है कि भारतीय सेना ने उनकी पेट्रोलिंग पार्टी के ऊपर जो है हवा में फायर किए हैं, उसके बाद हम लोगों ने काउंटर मेजर्स लिए हैं। तो साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है कि चीन जो है एक तरफ की कहानी बता रहा है और अब जो है ये देखना होगा कि भारतीय सेना क्या जवाब देती है। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि स्थितियां उस जगह पर ऐसी है कि चीन भरसक कोशिश कर रहा है कि वह भारतीय इलाके के उन सब जगहों पर जो है पहुंचने की जहां पे कि इस पर भारतीय सेना शायद नहीं है। तो सीधे तौर पर यह है कि अब इंतजार करना पड़ेगा भारतीय सेना की तरफ से या रक्षा मंत्रालय की तरफ से। आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा। संदीप, नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास वापस। लंबे इंतजार के बाद देश की राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में मेट्रो सेवा एक बार फिर से शुरू हो गई। दिल्ली में पहले चरण में केवल येलो लाइन पर मेट्रो सेवा शुरू हुई और 169 दिन तक बंद रहने के बाद येलो लाइन पर स्टेशनों को यात्रियों के लिए खोल दिया गया। येलो लाइन दिल्ली के समयपुर बादली से गुरुग्राम के हुडा सिटी स्टेशन तक है। इस लाइन पर मौजूद स्टेशनों पर कोरोना से बचाव के जरूरी और कड़े इंतजाम भी नजर आए। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर कर्मचारी यात्रियों के तापमान की जांच करते दिखे।
स्टेशन में दाखिल होने से पहले उनके हाथों को भी सैनिटाइज कराया गया। इस वक्त राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर हम मौजूद हैं, जहां पर तैयारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेट्रो की तरफ से की गई है। जब यात्री यहां पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाती है। थर्मल स्कैनिंग बाहर ही की जाती है और बाहर से थर्मल स्कैनिंग के बाद इस तरीके से यहाँ पर बैग को सैनिटाइज किया जाता था। पहले दिन मेट्रो में ज्यादा लोग नहीं दिखे। हालांकि जिन लोगों ने भी पहले दिन मेट्रो में सफर किया वो दिल्ली मेट्रो रेल निगम की तैयारियों से खुश नजर आए। डर जरूर था कि कोरोना चल रहा है, ऐसे में मेट्रो में भीड़ हो सकती है, मेट्रो में क्या व्यवस्था होगी, लेकिन अब जब सफ़र कर रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि प्रॉपर व्यवस्था है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन है, थर्मल चेकिंग की जा रही है। हालांकि टोकन वाली व्यवस्था बंद होने से लोगों को मुश्किलें भी हुई। टोकन हम अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि टोकन के थ्रू कोरोना वायरस ट्रेवल कर सकता है, ये सेफ नहीं है। कोरोना के खतरे की वजह से मेट्रो में सफर करने के लिए कई नियम बदले गए हैं और नए बनाए गए हैं, जिनमें स्टेशन के अंदर जाने और बाहर निकलने का भी नियम है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के मुताबिक यात्री पहले की तरह किसी भी गेट से स्टेशन के अंदर और बाहर नहीं जा सकेंगे। इसके लिए हर स्टेशन पर अलग से व्यवस्था की गई है। बाहर जाने वालों के लिए अलग गेट बनाया गया है, अंदर जाने वालों के लिए अलग गेट है। ये नहीं, जिन स्टेशनों पर लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं करेंगे उन स्टेशनों पर मेट्रो नहीं रुकेगी। मास्क नहीं लगाने पर यात्रियों को 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। उन्हें सफर की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर अब ट्रेनें 10 सेकंड के बजाय 30 सेकंड तक रुकेंगी ताकि उतरते और चढ़ते समय नियमों का पालन हो सके। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने अलग अलग चरणों में मेट्रो की सभी लाइनों को खोलने का फैसला किया है और दिल्ली मेट्रो की तरह दूसरे बड़े शहरों में भी केंद्र सरकार की मोहर के बाद मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है। इनमें केरल भी शामिल है, जहां कोच्चि में कई महीनों बाद मेट्रो सेवा शुरू हो गई। केरल के अलावा हैदराबाद में भी पटरियों पर मेट्रो दौड़ती दिखी। मेट्रो सेवा के शुरू होने से दफ्तर जाने वाले लोगों में काफी उत्साह दिखा। हैदराबाद के अलावा तमिलनाडु के चेन्नई में भी मेट्रो सेवा शुरू हो गई। सामने आई तस्वीरों में लोग एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर बैठे नजर आए। इसके अलावा स्टेशनों पर भी कोरोना के खतरे की वजह से कड़े इंतजाम दिखे। इसी तरह दिल्ली के पास नोएडा में भी एक्वा लाइन पर मेट्रो सेवा शुरू हो गई। मास्क की भी व्यवस्था करा रखी है, अगर किसी ने मास्क नहीं लाया बाय द वे तो हम उसको मास्क भी दिलवा सकें। हालांकि कुछ बड़े शहरों में मेट्रो सेवा को अब भी मंजूरी नहीं मिली है, इनमें मुंबई भी है। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। लोगों ने ये कैंडल मार्च 2.5 महीने से लापता चल रहे एक बिल्डर के लिए निकाला। बिल्डर के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि 2.5 महीने होने के बावजूद भी पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है। लोगों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया। गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में रहने वाले बिल्डर विक्रम त्यागी 26 जून से लापता हैं और उनकी गाड़ी मुजफ्फरनगर इलाके में लावारिस हालत में मिली थी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग में घिरे 200 से ज्यादा लोगों को सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया। ये लोग वहां बने कुछ कैंप में ठहरे थे और जंगल में तेजी से फैली भीषण आग ने इन्हें घेर लिया। ऊंची ऊंची लपटों के बीच इनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया। आग की वजह से पूरे इलाके में धुआं छा गया। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां दिखाई देना भी मुश्किल हो गया। आग को बुझाने के लिए एक हेलीकॉप्टर से पानी भी गिराया गया, लेकिन आग इतने बड़े इलाके में फैल गई थी कि हर तरफ से धुआं उठता नजर आया। Just sitting at camp and then the next you're driving through flames trying to save everything. आग में घिरे लोगों को सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से बाहर निकाला और बसों में बिठाकर उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर बेखौफ हुए बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने हाउसिंग सोसाइटी में घुसकर एक प्रॉपर्टी डीलर समेत 2 लोगों की हत्या कर दी। बताया गया कि बदमाशों ने हाउसिंग सोसाइटी में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर और उसके साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर को 5 गोलियां लगी, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ले जाया गया, वहाँ पे इनकी डेथ हो गई है। अभी इनकी पहचान की जा रही है जिन्होंने फायरिंग की है और हमारे पास कुछ क्लूज हैं, उसके आधार पे हम लोग जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। क्या लगा था फर्स्ट क्या लग रहा है? कुछ जो है वो क्लूज मिले हैं हमें, लग रहा है कुछ व्यक्तिगत रंजिश है, उस तरह की बात है। अभी देखते हैं, हर एंगल पे हम लोग जो है वो जांच कर रहे हैं। पंजाब के पटियाला में लोक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाईं। घटना तब हुई जब ये लोग छात्रवृत्ति घोटाले की जांच और मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की बर्खास्तगी की मांग करते हुए मुख्यमंत्री का घेराव करने पहुंचे थे और उनके आवास के बाहर हंगामा करने लगे। लेकिन जब हालात बिगड़ने लगे तो वहां पहले से तैनात पुलिस वालों ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां भगदड़ मच गई। लोग पुलिस की लाठी से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे।
इसी चक्कर में कुछ लोग सड़क पर गिर गए, जबकि कुछ लोग पुलिस के जवानों से उलझते दिखे। लाठीचार्ज की इस घटना से पहले छात्रवृत्ति घोटाले की जांच और मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को हटाने की मांग करते हुए लोक इंसाफ पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। पहले तो पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। हालात संभालने के लिए पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया, लेकिन महिला कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने में पुलिस के पसीने छूट गए। काफी देर तक सीएम आवास के बाहर हंगामा होता रहा। हालांकि बाद में किसी तरह पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को वहां से हटाकर हालात पर काबू पा लिया।